हाँ भाई बताओ। पहला वाले का रिएक्शन तो मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में बता दिया था आपको कि पहले वाली रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सेकंड वाली आप बताइए, सेकंड वाली किस में आ रही है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड या बैकवर्ड आ रही है? चारू टाइम से आया कर, लेट हो जाती है हर दिन। अब भाई सेकंड वाली एग्जांपल में बताओ, सेकंड वाला एग्जांपल कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? कितने बता दिया है और कोई है इसमें तो पहले ही बता दिया। वेरी गुड, काम किया है। फॉरवर्ड जा रही है, बहुत अच्छी बात है, सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी है मैंने, ऐसा तो लिखा ही नहीं कुछ भी कि इसमें। ये वो रिएक्शन है जिसमें तुम हमेशा ही गलती कर सकते हो कहीं ना कहीं। देखो चलो एक बात बताओ, NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस? NaOH बेस, NaOH बेस है। रिएक्शन उस तरफ जाएगी मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अपोजिट में जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे मुझे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो NaOH कैसा एसिड है, मतलब NaOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH कैसा बेस है बेटा, कोई बताएगा? यस, स्ट्रॉन्ग। पहले से ही मान लिया है आपने कि NaOH स्ट्रॉन्ग है या फिर कुछ सोचा और निकाला है? मतलब मान लिया है, हमें पता है, पहले से ही पढ़ा हुआ है हमने, है? पहले से ही जीवन घुटी पी के आए हैं, ये तो 10th में ही पढ़ लिया हुआ है। NaOH है, NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, हाँ पढ़ा हुआ है। और यहाँ जो मैंने पढ़ाया है वो तो बेकार है, यहाँ तो मैंने कंपेयर करना बताया ही नहीं कि कोई एसिडिक स्ट्रेंथ में और बेसिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करना था। कोई स्ट्रॉन्ग होता है या कोई वीक होता है वो किसी के कंपेरिजन में होता है, मतलब अपने मन से NaOH सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ऐसा किसने कह दिया भाई? यानी कुछ कहीं पे भी कुछ भी लिख दो, NaOH लिख दो, बस NaOH सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। राइट हैंड साइड में बेस कौन सा है? राइट हैंड साइड में बेस है ये CH3O माइनस करके, ये एसिड है, इसने H दिया है अपना, इसने H लिया है, इसने यहाँ पर H दिया है, तो इसका मतलब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट थोड़ा सा कंपेयर कर लेते, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते बेसिसिटी के ऑर्डर पे। इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कौन जल्दी दे सकता है? भले ही ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.1, और दूसरे वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। विच वन इज मोर स्टेबल? मुझे बताइए आप, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा, तो इसका मतलब वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक बेस होगा? स्ट्रॉन्ग या वीक बेस होगा वो वीक है। समझ जाओ यार ये बात, तो वो वीक बेस है, वो वीक बेस है, तो ये कौन सा हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा तो वो कैसा होगा, वीक एसिड होगा। वीक एसिड का कॉन्जुगेट जो पहले मतलब वीक बेस का एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट, और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। लोग पता नहीं कहां से क्या चीज निकाल के ले आए। हाँ बैकवर्ड होगी, फिर क्या मतलब, वो तो पहले से ही थी, पहले से ही थी, गलती तुमने की, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट और देखते हैं, थर्ड वाला पॉइंट देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है प्लस NaNO2 दे रखा है, NaNH2 दे रखा है, इसमें कंपेयर करके बताइए इसमें क्या थी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होगी बेटा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? वंश ने बता दिया है फॉरवर्ड, कोई और? बताओ भाई, और क्या लग रहा है? मितुल ने बताया बैकवर्ड, वेरी गुड।
और कोई? देखो यार, जिस तरीके से आंसर बताओगे मतलब तुम्हारा पता तो चलेगा ना तुमने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है। बैकवर्ड, वेरी गुड, बैकवर्ड। लोगों के आंसर बैकवर्ड में आ रहे हैं ज्यादातर। 3 लोगों ने बैकवर्ड बता दिया, वेरी गुड। प्रखर, तुम्हारा भी कुछ आया है फॉरवर्ड या बैकवर्ड में? तुम्हारा कुछ आया दीप? प्रखर का बैकवर्ड आ रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है सेम एग्जैक्टली वैसे ही होगा और थर्ड वाले का आंसर बैकवर्ड आ जाएगा? अगर ऐसा तुक्का मार रहे हो कोई लोग तो वो तुक्का हाथ उठाए भाई अपना। थोड़ा हाथ हम देख लें कौन लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं। है कोई ऐसा उसको लग रहा है कि सेम कॉन्सेप्ट ऊपर वाला ही है, मतलब सेम ही टाइप है, रिएक्शन वही है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी? ऐसा किसी के साथ है? कोई नहीं है ऐसा? तो कुछ सोचा ही नहीं है बैकवर्ड के लिए? प्रखर, माइक ऑन करो और बताते चलो। तेरा माइक ऑन नहीं हो पा रहा है, कहाँ है? ये रहा। बोलो। इसका माइक ऑन हो जाता है, इसकी आवाज नहीं आती है, पता नहीं ये कौन से जंगल में कहाँ बैठ के क्लास लेता है। तुम रहने दो, कोई दूसरा भी है? अनुकूल है, मितुल, मितुल भी बैकवर्ड बोल रहा था। चलो मितुल तुम बताना। तो तुम बताओ ना यार, तुमने तो मुझे, हाँ तुमने आंसर सही बताया, वैसे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो। मितुल तुम बताओ क्या आएगा, सर बैकवर्ड जल्दी आ रहा बताओ। है। बैकवर्ड आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है? सर सर ये सर इथाइन है। ये सर अपना एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो इसमें sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे आएगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, और उसमें NH3 है, इसमें नाइट्रोजन पे आएगा। तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है एसिड। अगर ये ज्यादा स्टेबल होता है तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, सही कह रहे हो ना? यस सर। ये लिखता क्या हूं मैं, देख लो तुमने जो बोला है वही लिखा है मैंने। ये एसिड नहीं है, सर ये ये, हाँ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर आएगा, यहाँ हाँ। नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये तो बोल रहे थे शायद कि नाइट्रोजन पे यहाँ वाले पे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना नहीं सर, मैं तो दूसरे वाले पे कह रहा था। सर इसमें तो स्टेबल जो होगा उसका उसका अपोजिट वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा। है? तुम पहले सही से तीसरे वाले एग्जांपल की बात कर रहे हो ना, ये बताओ। हाँ हाँ सर, मैं पहले एसिड्स को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एसिड को कंपेयर कर लो। एसिड किससे? ये एसिड है यहाँ पर, और इन दोनों तरफ में कौन सा एसिड है? सर राइट साइड वाला। राइट साइड वाला क्या नाम नहीं है, कुछ बोल सकते हो? इन दोनों में कौन सा एसिड है? तो यार वंश बेचारा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मैं उसकी सुन नहीं रहा हूँ। तुम इन दोनों में एसिड नहीं पहचान सकते हो, ये बताओ मितुल। मितुल सही यस बताओ, इन दोनों में एसिड पहचान पा रहे हो कि नहीं? सर, यस। नहीं अमोनिया। पहचान पा रहे हो? अमोनिया। हाँ या ना बोलो यार। यस सर, राइट साइड वाला है। राइट साइड में दोनों हैं, दोनों में से कौन सा एसिड होगा भाई? मैं वो क्या, राइट साइड में भी राइट साइड वाला अमोनिया। अमोनिया है हाँ। मैं तो बोलना NH3। मैं नाम क्या पूछ रहा हूँ, अमोनिया नहीं पूछ रहा हूँ, NH3 तो बोल दे कम से कम। कुछ तो पता चलना चाहिए ना कौन सा सिंबल, राइट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला क्यों लगे हुए? ये है एसिड, कैसे पता चला? इस रिएक्शन में इसने हाइड्रोजन दिया है, देखो ना, माइनस का H पॉजिटिव हुआ है, प्रोटोनेशन का लॉस, प्रोटॉन का लॉस हुआ है कि नहीं? यस सर। तो इसी से तो मैं हमेशा ही पहचान रहा हूँ, तो इस तरफ में ये क्या है, एसिड है। चलो ठीक है, तुमने इस एसिड को और इस एसिड को कंपेयर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो बताओ अगेन जल्दी से। हाँ सर, इनकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से कर रहे हैं। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से चेक कर रहे हैं, दोनों के कॉन्जुगेट बेस ये बना लिए मैंने, ओके। ओके सर। देख लो, इसका कॉन्जुगेट ये रहा, इसका कॉन्जुगेट ये रहा। यस सर। ठीक। नाउ टेल मी किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? सर सर sp हाइब्रिडाइज कार्बन की। बिल्कुल यही चीज लिखी है मैंने, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दे रखा है, इसकी स्टेबिलिटी तुमने ज्यादा बता दी, ठीक है अब बताओ इसके आगे। हाँ तो सर इसलिए सर लेफ्ट साइड वाला एसिड ज्यादा, एसएच ट्रिपल बॉन्ड एसएच वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। ये वाला ज्यादा स्टेबल हो गया,
हाँ। ये वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो सर इसलिए वो दूसरा स्ट्रांग हो गया वाला। तो ये कॉन्जुगेट मतलब ये बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि नहीं। यस। ये अब तक गलत कॉन्सेप्ट लगाए चले आ रहे हो यार। ये कॉन्जुगेट का मतलब समझो, बहुत सारे लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट, अरे कुछ नहीं है कॉन्जुगेट में यार। स्टेबिलिटी हमेशा कॉन्जुगेट बेस की देखी है मैंने, और एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर वाले ये बोली, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ये वीक एसिड होगा और ये वीक बेस होगा, देख लो अपने आप। और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है यार। जिसको इसका दिक्कत दिख रहा है वो मुझसे फिर से पूछ ले, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एसिटाइलिन NaOH से रिएक्शन नहीं करता है, जबकि NaNH2 से रिएक्शन करता है, मैं खुद बोल रहा हूँ। खुद तुम बताओ, NaOH और NaNH2 में which one is strong base? NaOH और NaNH2 में which one is a stronger base? NaNH2। अब ये कहो कि हमें तो OH वाला याद है, तो उसको धरे रहो, कुछ नहीं होने वाला उसका, देखा, एक एक बोल दिया, एक बोल दिया, आ गया दौड़ता हुआ, एक आ गया भैया, माथा दे दिया इसने सर, ये प्रकार ही है। NaOH is a strong base, NaNH2 और NaOH में NaOH is a strong base। ये नाइट्रोजन जल्दी दे देगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो नीचे वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक है, दिख भी रहा है। वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कर पा रहा है, उसकी बेसिसिटी बढ़ाई तब रिएक्शन हुई है, ऊपर वाले की तो बेसिसिटी कम थी तो रिएक्शन नहीं हुई है। सब कंपैरिजन का खेल है भाई, सारा कुछ कंपैरिजन का खेल है, बिना कंपैरिजन के काम नहीं होगा यहाँ पे। कंपैरिजन कर लोगे चीजें आ जाएंगी तो ठीक है, कंपैरिजन नहीं करोगे तो चीजें नहीं आएंगी, बैठे रहोगे। समझ में आ गया ये बात? ठीक है ना प्रखर, क्लियर हो गई ये पॉइंट? क्लियर हो गया? यस, अब कह रहे हो यस। चलो आगे वाला बताओ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? आगे वाला बताओ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ये एक एक पेज के कॉन्सेप्ट है, लेकिन यार जान खा जाएंगे। ये बताऊं, ये रिएक्शन में जरूरत पड़ेगी, देख लेना तुम, रिएक्शन में जरूरत पड़ेगी कि अगर मैंने ये चीज एक्सेस में दे दी, ये चीज एक्सेस में दे दी, तो ये इसको बनाते हुए इस पर नेगेटिव चार्ज और बनाएगा, और ये चीज एक्सेस में दे दी ना, वो यहीं तक छोड़ देगा, इसके आगे रिएक्शन ही नहीं लेके जाएगा वो, क्योंकि इनका काम कुछ और भी है, आगे बताऊंगा ये चीजें। चलो आगे बताओ, ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, वेरी गुड बच्चा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है चारू, ये सही बताया तुमने। अगेन चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पर ये एसिड है, यहाँ ये बेस है, यहाँ ये बेस है और यहाँ ये एसिड है, कंपेयर कर लीजिए आप, ये स्ट्रॉन्ग एसिड निकलेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस निकलेगा, ये वीक बेस निकलेगा और ये वीक एसिड निकलेगा। कंपैरिजन बहुत ही आसान है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और बेंजीन का वजह से रेजोनेंस भी होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट ये है, मतलब सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे रख दिया है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, बात एक ये, कॉन्जुगेट यहाँ पर ज्यादा स्टेबल है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर है? बहुत सिंपल सी कहानी है, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये एक और इसमें पॉइंट खत्म। देखिए मैंने आपको क्या बता दिया, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम एसिड बेस रिएक्शन। ऊपर बताया था कि एसिड बेस रिएक्शन होती कैसे, ये रही, देख लो, ये एसिड बेस रिएक्शन है। पॉइंट इज कि यहाँ पर जो एसिडिक मतलब जो काम करा रहे हैं ना बेस है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ट्रीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ट्रीट कर सकते हो उसको, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ट्रीट करने का मतलब है कि ये डिपेंड नहीं करेंगे किसी रिएक्शन करने, कर लेंगे, किसी से भी रिएक्शन करा दो, ये सबको क्या कर सकते हैं, ये एक तरीके से कह सकते हो कि सबको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, सबको सॉरी सबको रिड्यूस कर सकते हैं। +1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, सबको रिड्यूस कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H पॉजिटिव इसके लिए, चुपचाप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए इन तीनों को कॉन्सेप्ट को मतलब तीनों को ले लेना आगे, तीसरा पहले करा लेता हूं उसके बाद करेंगे। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट्स, तीसरा पॉइंट, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट से रिएक्शन, बाइकार्बोनेट से किस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी वो आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, सेम है,
जैसे ऊपर कराया है वही है, एग्जैक्टली सेम ही है, ठीक है। पर पॉइंट क्या है, इट इज टेस्ट की तरह यूज किया जाता है ये, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड ये फिनॉल और बेंजोइक एसिड को डिफरेंस करने में पता चलता है कि हाँ भाई ये फिनॉल है, ये बेंजोइक एसिड है, तो इससे रिएक्शन आप करा सकते हैं। फिनॉल और बेंजोइक एसिड के लिए यूज किया जाता है। तो अगर तुम्हारी आवाज आ नहीं रही है, कोई फायदा नहीं है तुम्हारा एनी माइक ऑन करके, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ है फिनॉल और बेंजोइक एसिड की। पहले एक बात बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा? पहले तो आप मुझे इसका फॉर्मूला बताएंगे जल्दी से, पहले आप इसका मुझे फॉर्मूला बताएं, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? दैट इज कॉल्ड NaHCO3। वेरी गुड। ये एक सॉल्ट है, दिख रहा है ना, सॉल्ट ही है, ये एक सॉल्ट है NaHCO3। वेरी गुड, सबने लिख दिया है, बहुत अच्छी बात है। ये एक सॉल्ट है, सबसे पहली बात तो एक सॉल्ट है। किस एसिड का सॉल्ट है ये? तबीयत खराब होने वाली है, दिख रहा है। किस एसिड का सॉल्ट है ये? जल्दी बताओ, किस एसिड का सॉल्ट है ये? H2CO3, मतलब ये सॉल्ट ऑफ, सब लिख सकते हो तुम, ये सॉल्ट ऑफ H2CO3, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड, लोगों ने नाम भी बताया, कार्बोनिक एसिड। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको नाम याद है। मैं थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बता देता हूँ कि जो कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आता है ना, एक ऑर्डर लिख रहा हूँ सिंपल सा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किसमें कितना हो सकती है। सबसे ज्यादा में बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, आर लगा हुआ है यहाँ पे, RCOH, H नहीं होना चाहिए, RCOH लिखा है। उसके बाद होती है H2CO3 और उसके बाद होती है बेटा फिनॉल की PHOH। इस तरीके से, मतलब अगर मैं इनकी पीके वैल्यू देखूँ ना, जिसकी पीके वैल्यू कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो उसकी पीके वैल्यू जो होती है वो अराउंड ऑफ 4.8 आती है। ये मैं बोल देता हूँ 6, ये बोल देता हूँ 8 और ये बोल देता हूँ 10। इस तरीके से मैं सोच लेता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरीके से आती है। ये मैंने तुक्के में लिख दिए, एक मुझे याद है शायद 4.8 बस, बाकी सब मैंने ऐसे ही लिख दिए, 8-10 मतलब 2 का गैप लेते हुए लिख दिया। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, इस तरीके से काम करती है। बाकी किस तरीके से आपको लेके चलना है वो अपन देख लेंगे। सुनना, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंफर्म है तुम्हें? यहां पर दे रखा है आपको HCOH प्लस, रिएक्शन कराई मैंने NaHCO3 से। सुनते चलिएगा बेटा ढंग से, समझते चलिएगा बहुत ही ढंग से। आप बताइए, HCO मतलब ये बेंजोइक एसिड है, ये क्या है? एसिड है। ये अपना H पॉजिटिव निकाल के देगा यहाँ से, बोलो। अरे ये अपना H पॉजिटिव निकाल के देगा, हाँ। तो ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा? ये इसको आयंस प्रोवाइड करेगा, जो अपना बेसिक वाला पार्ट से आयंस आया हुआ है वो देगा ना, ये Na पॉजिटिव देगा, सोचो। हाँ तो CO माइनस हो जाएगा, सही बता रहे हो। ये बन जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O माइनस Na पॉजिटिव प्लस, और क्या बन जाएगा बेटा? और क्या बन जाएगा? और क्या बन जाएगा? H2CO3। वेरी गुड, H2CO3 बन जाएगा। ये H अपना यानी यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा इसके पास, इस तरीके से मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको। H2CO3 बन जाएगा, जो कि फर्दर डिकम्पोज कर देता है किसमें? तो पता है ये किस चीज का एसिड है? ये कार्बो सॉरी CO2 का एसिड है, जो कि फर्दर डिकम्पोज हो जाता है CO2 प्लस H2O में। मतलब मैं ये बोल सकता, मतलब ये क्वेश्चन में पूछा जाता है दैट इज गिव दिस एफरवेंस, या फिर CO2 रिलीज कर रही है, सिंपल सी बात है, CO2 रिलीज कर रही है। वो पूछेगा किस केस में CO2 रिलीज करेगी, तो बताओ। बेंजोइक एसिड मैंने ऊपर बताया, टेस्ट किसके बीच में है? बेंजोइक एसिड और फिनॉल के बीच में है। तो बेंजोइक एसिड के बीच में तो ये
CO2 मिलेगी, फिनॉल के पीछे CO2 नहीं मिलेगी। पहले तो मैं ये पॉइंट पता कर लिया। अब कैसे हुआ देखो, इसको समझो। पता ना ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। देखो वही चीज आ गई, लौट फिर के वहीं आ गए। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, आप बस इतना बता दीजिए। कैसे पता चलेगा कि ये फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? चारू आप बताइए, ये फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी, कैसे पता किया आपने? सर जो COOH एसिड है उसका अगर हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो COO माइनस हो जाएगा, वो रेजोनेंस करेगा। ये एसिड है, पहले तो मैं ये देख लूं ना, ये एसिड है आपके पास? यस सर। क्या हो रहा है? ये एसिड है और ये आपने इसका बनाया बेस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज एसिड है और फिर यहाँ पर जो बनाया है ये बेस बन गया, वेरी गुड। आपने कहा कि अगर मैं इससे H निकालूंगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है ना? यस सर। तो एक बात बताना, इससे H निकालोगे तो ये भी तो इस तरीके से ही स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दे दूं, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज O और यहाँ पर H, यहाँ पे Na पॉजिटिव, यही तो होगा। सोचो आप, ये भी तो रेजोनेंस करेगा। यस सर। नाउ टेल मी कि यानी किस में ज्यादा हो सकती है? फिर रेजोनेंस तो दोनों में हो सकता है। क्या आपको ऊपर का ऑर्डर नहीं दिख रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होती है, किस में कम होती है? वो बोल रहा है ये एक एसिड है, ये एक एसिड है, व्हिच वन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। बेटा यही तो दिमाग में रखना है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू दिस, ये वीक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड, यही तो बताना था इसमें। बस इतना ही पॉइंट बताना है कि भैया कार्बोनिक एसिड से बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, इसीलिए CO2 मिलती है, टेस्ट देता है। रिएक्शन का पार्ट है तो ये इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, ऊपर वाले से जैसे कर रहे थे वैसे ही कर लो। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बेस, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड में जा रही है तो आपको CO2 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? आप बताओ, पॉइंट क्लियर है सबको? देख लो भाई, इसी तरीके से ही काम होगा। अच्छा एक और चीज बताओ, ये जो CO2 गैस मिल रही है, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे ये देखो। ये जो CO2 गैस मिल रही है ये कौन से, कहां से आई है, किस कार्बन से है? कार्बोनिक एसिड के कार्बन से भाई। इस पे स्टार लगा लेना, मार्क कर लेना, ये मार्क, मार्क इधर है, ठीक है, मार्क इधर है। ये बेंजोइक एसिड से नहीं आएगी कभी भी, NaHCO3 से आएगी। जब भी अगर CO2 निकलेगी या CO2 या कोई भी गैस है, वो इसी से ही आएगी और किसी से नहीं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये पॉइंट? देखिए दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ नहीं है एग्जांपल के नाम पे, बस रिएक्शन ही है, एक रिएक्टेंट फिक्स कर दिया गया है आपसे। ये OH यहाँ पर प्लस NaHCO3, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। ये H2CO3 अगेन बन जाएगा। H2CO3 नहीं बना रहा हूं मैं CO2 और H2O के फॉर्म में इसको पहले ही लिख के छोड़ दे रहा हूँ। CO2 और H2O मिला है, ठीक है। अब नाउ टेल मी कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, बस इतना सब सोच लीजिए। बताइए भाई, ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है? कंपेयर करने के लिए जरूरत पड़े तो आप इसको यूज करिए, बिल्कुल यूज करिए, यही ऑर्डर है, इसी से ही यूज किया जाता है और कुछ नहीं है। बताओ भाई, रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या आपको CO2 मिलेगी? क्या आपको CO2 मिलेगी? आपको CO2 ऑब्जर्व नहीं होगी, इसका मतलब वो फिनॉल से रिएक्शन नहीं कर रहा है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल। चाहो तो आप लिख सकते हो, ये है यहाँ पर इसका केस पे, ये एसिड है और ये एसिड है। CO2 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन
फिनॉल। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड हो जाएगा, वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा ये, और ये वीक बेस हो जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी है, ये हो गया आपका काम। समझ में आ गया ये बात? समझ में आ गया ये पॉइंट यार? बोलो जल्दी बोलो, समझ में आ गया ये पॉइंट? सारा काम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का है, बाकी कोई काम नहीं है इसमें। देखो मैं एक और चीज लैंग्वेज में बोलता हूँ, तुम्हें ये भी पता है कि ये जो रिएक्शन है ना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यार। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो रही है देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, देखो ये वीक एसिड का, ये देखो वीक एसिड का सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, ये वीक एसिड का सॉल्ट सॉल्यूशन, ये वीक एसिड है ना, और इसका सॉल्ट सॉल्यूशन है ये। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं और खुद का सॉल्ट बनाते हैं, है ना? सुना होगा ना, एक बहुत बड़ा महाराजा या राजा, महाराजा तो बहुत ऊपर हो गया, राजा, उसकी बहुत सारी सेना, वो छोटे वाले राज्य को हथिया ले, तो उसकी रानियां भी उसकी, यही तो है ना, रूल तो यही होता है पुराने जमाने में, यही रूल होता था। जैसे कि ये राजा, ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं और खुद का सॉल्ट बनाते हैं, तो ये कहानी भी है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं सोडियम को हटा के खुद का सॉल्ट बना दिया, बस काम खत्म, बाकी दूसरे को हटा दिया। और ये काम सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड कर सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ में आ गया ये पॉइंट भी? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। समझ में आ गया पॉइंट? अरे क्लियर है? ठीक है, तीसरा एग्जांपल और लिख लो। बताइएगा कौन सी गैस ऑब्जर्व होगी आपको? बताइएगा कौन सी गैस ऑब्जर्व होगी आपको? सर ये आपने NaHCO3 के CO3 के ऊपर क्या लिखा है, 14 है क्या कार्बन ये? 14 लिखा हुआ, कार्बन 14 लिखा हुआ, कार्बन 14। अच्छा, यहाँ पर गैस का है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस का। गैस ए बनी है ए वाले क्वेश्चन में, बी वाला लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो गैस बनी है वो Mb है, उसका मॉलिक्यूलर मास बी है, ठीक है। कार्बन 14 का मतलब होता है कार्बन 14, ठीक है। आपको बताना है कि इन दोनों का सम क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी, दैट शुड बी इक्वल्स टू कितना, ये बताओ चलो, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। इतनी देर में तो क्वेश्चन हो जाएगा यार। आंसर आया? क्या यार, एकदम बुद्धू बन के बैठे हो तुम लोग तो, तुमसे आंसर ही नहीं आ रहे।
तो मेरी तबीयत खराब कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए और मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी का दोनों का सम चाहिए। पहले वाले में जो गैस बनेगी ना वो भी CO2 ही है। अगर किसी को ऐसा दिक्कत दिख रही है तो मैं लिख रहा हूँ, फटाफट से काम सुनो। पहले वाले में गैस बनेगी वो CO2 है, जिसपे कार्बन 14 होगा। 44 होता है, लेकिन 2 मास बढ़ जाएगा तो इसका मास हो जाएगा 46। इसमें मिलेगी वो, यानी कार्बन 44 में मिलेगी, CO2 ही होगी, तो टोटल हो जाएगा 90। आंसर खत्म हो गया। कह तो रहा हूं ना, तुम जानवरों के सींग नहीं है, यही तो दिक्कत है। होने चाहिए थे तुमने, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम दिख जाओगे अलग से ही। मतलब कार्बन 14 लिख के दिया है तो CO2 कोई दूसरी जोड़ेगी यहाँ पे। 44 की जगह 2 मास बढ़ेगा नहीं, 12 होता है उसके कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो एक का आंसर आया बस, बाकी 88 पहुंच गए, 44 पहुंच गए, पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे हुए हैं छोरे, समझ ही नहीं आ रहा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, फिनॉल से रिएक्शन नहीं होती है, बाकी फिनॉल से थोड़ा सा भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, थोड़ा सा भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो काम करेगा। इसके लिए भी लिख लो यार, इसका नाम बताओगे? इसका नाम बता दो तो भाई घर पे चॉकलेट भेज देता हूँ अभी। आज मेरे को गिफ्ट में चॉकलेट आई है, सबको भेज देता हूँ। पर इसका नाम बता दो पहले। और आपका टाइम खत्म हुआ बस। अबे इसका नाम याद नहीं है किसी को? TNP, वाह। TNP ट्राइनाइट्रोफेनॉल बताएगा बस। ये नहीं मानूंगा यार, कुछ कॉमन नेम चाहिए। TNP तो बच्चा बच्चा जानता है। TNP टॉलिन बोल रहा है। अबे टॉलिन क्यों बोल रहा है भाई? ये टॉलिन है तेरे को। बहुत बुरी हालत है आज तुम्हारी बातें सुनते सुनते ना, मुझे लग रहा है मैं बस आधा खत्म हो जाऊंगा। ये TNP बता रहा है, टॉलिन बता रहा है। ये पिक्रिक एसिड है इसका नाम। ये वो एसिड है जिसमें COH नहीं है, पिक्रिक एसिड। नाम याद रखो। ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, सही है वो बात भी। 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल सब बॉम्ब बनाने के यूज करते हैं। TNP TNT नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते ही एक्सप्लोजिव है, आग लगाने के लिए, किसी को उड़ाने के लिए। मतलब किसी को क्या मतलब, मेरे को नहीं, किसी को भी उड़ाने के लिए। और टॉलिन वगैरह नहीं है, ये टॉलिन सिर्फ CH3 होता है, सिंपल सा। पता नहीं कहाँ से लगे हुए हो यार टॉलिन बनाने में। तो ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। देखो मैंने आपको बता दूं, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है। फिनॉल, फिनॉल से रिएक्शन नहीं होती है। फिनॉल से अगर थोड़ा भी एक NO2 लगा दोगे ना, इन NO2 की वजह से -M इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब तुम कहोगे सर मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बना दूं, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नहीं देता, ये भी बता दूं। ये आप पॉइंट खुद से लिख लो, बोल रहा हूं मैं बस। ऑर्थो नहीं देता, कि अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं और सिर्फ ये लगा रह दूं, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल देता है। OH और NO2 यहां लगा दूं ना, ये नहीं लगे होंगे, एक भी NO2 लग जाएगा, एक भी NO2 लग जाएगा ना, तो भी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन ऑर्थो पे नहीं लगा होना चाहिए वो। कहां पर लगा होना चाहिए? पैरा पे लगाना होना चाहिए। OH अगर NO2 यहाँ लगा होगा ना, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वो इससे ज्यादा हो जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। NO2 की वजह से होता क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ ही तो बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा ये रिएक्शन देने के लिए फेवरेबल करेगा। क्लियर है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नहीं देता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल से देना स्टार्ट हो जाता है। एक लगाओगे तो बढ़ जाएगा। अब तुम ये कहोगे सर यहाँ पे भी तो हो रहा है। अरे मेरे भाई, ये तीन तीन ग्रुप हैं, तीन तीन ग्रुप हैं, ये तीनों चाहते हैं कि भैया तुम चलो दो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी तो देख लेंगे वो बाद में, पहले ये तीन ग्रुप भी तो चाहते हैं कि हाँ हम बढ़ा तो रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना? क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखें। देखो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो। देखो ये समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, देखिए ये सब पॉइंट चल रहे हैं बस, और कुछ नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब फटाफट से एक और पॉइंट सुनो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इससे पहले एक क्वेश्चन करा लें हम। इससे पहले क्वेश्चन करा लेते चलो। एक क्वेश्चन लिखिएगा।
होमवर्क में ये क्या नहीं समझ में आया निहार? सर ये जो बताओ। पिक्रिक एसिड वाला जो आपने बताया ना, वो सब ऊपर से निकल गया। तेरी माइनस एम इफेक्ट लगाना आता है? पहले इतना बताइए। नहीं। तो फिर नहीं बताऊंगा आगे, पहले आप पीछे का लेक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। माइनस एम इफेक्ट लगाओगे तभी पता चलेगा कि ये NO2 का कैसे माइनस एम इफेक्ट लग रहा है। अब बिना माइनस एम इफेक्ट के तो काम नहीं चलेगा। तो ये आपके GOC वाले लेक्चर्स में ही है ना? हाँ, GOC वाले ही सारे लेक्चर में है, नो इशू। पढ़ते जाओगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरफ है। ठीक है, रीड कर लो ओके तो मैं सर। अभी बीच में मत रोको फिर तो, या तो रीड करोगे तभी तुम्हें ये सारी चीजें रिलेट होगी। वैसे ही आधे से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे जो बेचारे रिलेट नहीं कर पाते हैं, बल्कि पढ़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम पढ़ते नहीं है। हाँ भाई, ये दे रखा है होमवर्क में, क्या है इस पर क्वेश्चन। हाँ, अगर मैंने सोडियम मेटल ले रखा है, मतलब मैंने इनकी रिएक्शन कराई है अलग अलग से। अरे 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 क्या कर रहे हो भाई? इस तरीके से मान लीजिए मैंने सोडियम मेटल लिया, तो इससे जो गैस, मतलब यहाँ गैसेज हैं, जो गैसेस प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो है ए। मैंने इसकी NaOH से रिएक्शन कराई है, NaNH2 से रिएक्शन कराई है, तो इसका गैसेस प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे बी। मैंने इसकी मेटल तो कुछ भी ले सकते हो, CH3ILI से रिएक्शन कराई है, तो प्रोडक्ट मिल रहा है एक सी। गैसेस प्रोडक्ट बता रहा हूँ ये सारे। मैंने इसकी NaHCO3 से रिएक्शन कराई है क्योंकि कार्बन 14 है, तो इससे प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे डी। और कुछ है? होना तो चाहिए। और कुछ लिखें? क्या करा दी, चलो बहुत है, 4 ही बहुत है। ठीक है, तो यही इसको खत्म करो। तो आपको बताना है ये टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा गैसेस का, टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, that is molecular mass of A plus molecular mass of B plus molecular mass of C plus molecular mass of D। कैलकुलेट करके ले आना घर से, अभी नहीं, अभी नहीं, कोई नहीं करेगा अभी जल्दी से, ये घर से करना का। ठीक है, नेक्स्ट लिखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट नया और काम हो गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आगे बढ़ू, नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, फटाफट सुनो इसको। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दैट इज कॉल्ड HOH। ये भी आपसे कभी कभी मेंस में आ जाता है कि कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। देखिए इनडायरेक्टली अगर ये आपसे ना पूछा जाए तो इसका मतलब डायरेक्टली ना पूछा जाए तो इनडायरेक्टली वे में भी इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, ये भी जरूरी है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपने थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी, अगर किसी को याद हो तो। डेफिनेशन क्या होती है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोजनेटेड करने में लगती है। सोचो, यही है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, रिक्वायर्ड नहीं, रिलीज होगी, रिलीज when 1 mole of unsaturated hydrocarbon is hydrogenated। बोलो अरे हाँ या ना, कुछ तो बताओ। 1 मोल कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये बताओ समझ में आया कि नहीं बात, पॉइंट? बोलो 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 भाई, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का पॉइंट ये समझ में है ना? मतलब लिख लो जल्दी से, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिखवाना ही पड़ता है सर, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज is the amount of energy released when 1 mole of unsaturated hydrocarbon is hydrogenated। हाइड्रोजनेटेड का मतलब है उसको हाइड्रोजन देना। 1 mole of hydrocarbon is hydrogenated। ठीक है,
इसका मतलब होता है कि उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर। ठीक है, समझना इसको कैसे करेंगे। मान के चलिए आपको दे रखा है आर सी, डबल बॉन्ड लगा दो, एक ही बॉन्ड लगा दो, दो लगा दो, चल दो लगा देता हूँ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस, ये 1 मोल दे रखा है, इसको नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो H2 यहाँ से, और सिंपल चेन कैसा होता है, आर CH2 CH3, बोलो ये होगा कि नहीं, अरे बोलो यार यही होगा। कितने मोल हाइड्रोजन लग जाएंगे इसमें, कितने मोल हाइड्रोजन लग जाएंगे इसमें, कितने मोल हाइड्रोजन लग जाएंगे मेरे भाई, कितने मोल हाइड्रोजन लग जाएंगे इसमें, जल्दी बताओ। अभी 1 2 मोल लग गए, 2 डबल बॉन्ड नहीं तोड़े हैं तुमने, 2 डबल बॉन्ड तोड़े ना, तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दिस अमाउंट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, 1 मोल के लिए 2 मोल, अरे 2 मोल जा रहा है यार, देखो ना, 2 पाई बॉन्ड तोड़ के तुमने हाइड्रोजन लगाए हैं, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन लगाए हैं, कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन यूज नहीं हुआ है, पता नहीं कहाँ है यार, ध्यान है। ठीक है, पहले तो एक और बात बताता हूँ, देखो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, अनसैचुरेशन का मतलब ये। ठीक है, एनर्जी रिलीज कर कैसे रही है इसका भी लॉजिक दे देता हूँ। बताइए इस तरफ कौन सा बॉन्ड है आपका, पाई बॉन्ड है, अरे इस तरफ कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है कि नहीं, ओवरऑल एनर्जी रिलीज कर रही है, यहाँ पाई बॉन्ड है, और यहाँ जो बॉन्ड बने हैं, यहाँ जो बॉन्ड बने हैं वो कौन से टाइप के बॉन्ड बने हैं, सिग्मा बॉन्ड बने हैं, सोच लीजिए, और सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, तो भैया पाई टूटेगा तो कम एनर्जी अंदर गई है, सिग्मा तोड़ा तो सिग्मा बनाया तो ज्यादा एनर्जी अमाउंट में रिलीज हुई, इसलिए अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रही है, रिलीज हो रही है, और ये ज्यादातर रिलीज ही होती है, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है कि नहीं, अरे सही है कि नहीं, सही है, समझ में आ गया ना। हाँ, एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, अगर 1 वाले से कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ हो ना, तो एक ही पाई बॉन्ड लगा देता हूँ, CH2 दिस, यहाँ पर H2 दे रखा है, इस केस के लिए, अब इस केस के लिए कितना अमाउंट लगेगा, 1 लगेगा, तो मैं बोल दे रहा हूँ इसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी E2 है, इसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी E1 है, तो बताएंगे कौन ज्यादा होगा, E1 या E2, विच वन इज मोर, E1 या E2, कौन सा वाला ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 पाई बॉन्ड तोड़े हैं तो ज्यादा होगा, तो E1 इज ग्रेटर देन, इसका मतलब ये है कि इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज मोर, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इसके लिए मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे डिपेंड करती है, तो HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, अगर पाई बॉन्ड ज्यादा हैं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी, फिर चेक करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सही है, ठीक है। दूसरा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इसको मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले लिख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। इसका लॉजिक दूंगा मैं प्रॉपर वे में, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझा सकता हूं, सो डोंट वरी, पर अभी आप सुन लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जितना ज्यादा होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम। अब बताओ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किससे डिसाइड करते हो आप, याद करो कोई फैक्टर जिससे आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिसाइड किए हो, कौन सा फैक्टर होगा, जल्दी बोलो। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन, वेरी गुड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब क्या कर सकता हूं मैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन किससे निकालते हैं हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, पहले तो ये समझ में आ गया। देखो मैंने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हाइपर कॉन्जुगेशन और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से रिलेट कर दिया है। अब पॉइंट ये है कि स्टेबिलिटी कम होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे, आप मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे कम हो जाएगी, ये समझना बाकी है, ठीक है ना, बोलो हाँ या ना यार, जल्दी बताओ, ये तो समझना बाकी है ना कि अगर स्टेबिलिटी कम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा कैसे है। एक ऑर्डर लेते हैं, समझना,
मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के दे रहा हूं, आपके पास सिस एल्कीन है, आपको जो पता है वही ले रहे हैं, एक सिस एल्कीन है और एक ट्रांस है, आप बताओ दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जल्दी जल्दी बोलते चलना। ट्रांस दे रखा है और एक सिस दे रखा है, ब्यूटीन दे रखा है, ब्यूटूइन दे रखा है, जिसमें कि सिस और ट्रांस हमने बना ली। बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सिस वाले की ट्रांस वाले की, जल्दी बोलो। ट्रांस वाले की, ऑब्वियस सी बात है, मैं ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, मैं एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूँ, देखिए जो एनर्जी आपके सामने रिलीज हो रही है ना, वो यहाँ से रिलीज, आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझने का ही है, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, मान के चलिए ये एनर्जी है और सबको कन्वर्ट करके लेके आए, किसको, हाइड्रोजन यहाँ दिया, हाइड्रोजन यहाँ दिया, इसको कन्वर्ट करके लेके आए C4H10 में, इसको भी कन्वर्ट करके लेके आए C4H10, यही करके लेके आओगे, बताओ पहले तो ये समझाओ। दोनों को हाइड्रोजनेशन किया तो इसमें एनर्जी प्लस इसमें एनर्जी, ये मैंने बोला E1 और ये E2 है, मैं बोल रहा हूँ ट्रांस ज्यादा स्टेबल है तो E1 कम होगा और E2 ज्यादा होगा, बोलो यही होगा कि नहीं, हम यही तो बोल रहे हैं, पहले ये बताइए, बस इसको समझना है कि कैसे हो रहा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं है। कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मार सकते हो इस पर, कि आप क्या करो, एनर्जी का ग्राफ बनाओ, एक सेकंड रुकना है, इसको थोड़ा सफाई से बना दो। इधर ले लो एनर्जी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, C4H10 की एनर्जी तो बहुत कम होगी, ट्रांस में मेरे को भैया बताओ, ट्रांस की एनर्जी, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, और सिस की स्टेबिलिटी कम है, तो मैं एल्कीन में ऊपर क्या रखूं और नीचे क्या रखूं, जल्दी बताओ। ऊपर क्या आएगा, मतलब इस लाइन पे क्या आएगा, इस लाइन पे सिस हो गया, लोड नहीं है किसी को, इस लाइन पे सिस होगा भैया, जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी एनर्जी ज्यादा, ये ग्राफ पे तो एनर्जी ऊपर ही दिखेगी उसकी, सोचो, अरे बोलो यार हाँ या ना, कह रही है यस, और नीचे वाले की स्टेबिलिटी कौन सी है, ट्रांस की, तो ये ट्रांस वाला, बोलो लाइन, मैंने दोनों एल्कीन के लिए लाइन बना दिया, ये ऑर्डर है, सही है भैया। ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये डिफरेंस होता है एनर्जी का, अमाउंट ऑफ डिफरेंस, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, पहले जितनी एनर्जी थी वो तो उसकी, ये एक स्टेट पे थी उसकी, ये इसकी स्टेट चेंज हो गई, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज बिटवीन द स्टेट, मैंने ये चेंज काउंट किया है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होगा, तभी तो हम इस पे डेल्टा एच निकालते हैं, याद करो थर्मोडायनेमिक्स में हम डेल्टा एच निकालते हैं, कभी भी एच नहीं निकालते, क्यों, क्योंकि इनिशियल भी कुछ एनर्जी थी, फाइनल में भी कुछ एनर्जी है, चेंज इन एंथैल्पी आएगा हमेशा, ये बात ठीक है। अब एक बात बताओ, ये दोनों ही गिर के आएंगे कहां पर, एक जाके नीचे आके गिर के आएंगे यहां तक, मान लो इनकी एनर्जी सबकी कम हुई और ब्यूटेन पे जाके आ गई, यहां पर है आपका C4H10 ब्यूटेन, बताओ किसमें स्टेबिलिटी का, इसमें एनर्जी का चेंज ज्यादा दिख रहा है तुम्हें, ट्रांस में एनर्जी का चेंज क्या है, ट्रांस में तो ऑलरेडी पहले से नीचे स्टेबल था, तो इन दोनों में एनर्जी का चेंज क्या होगा, ये होगा, दैट इज कॉल्ड इवन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और ये होगा तुम्हारा E2 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अब बताइए क्या आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इस चीजों को क्लियर हो गया है, स्टेबिलिटी ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, हीट स्टेबिलिटी कम, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही ज्यादा, क्लियर है बेटा, अरे समझ में आ गया मेरे भाई, अरे जानवरों समझ में आ गया तुम लोगों को, हाँ या ना, कुछ बोलते ही नहीं हो, समझ में आ गया ना, ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब देखो मैंने ऊपर ये जो लिखा है ना, ये कहानी मैंने इससे सोच के लिखी हुई है, तुम भी सोच सकते हो अभी आगे, तो ये कोई भी पॉइंट याद करने का नहीं है इसमें कि रट्टा मारना है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी कम हो रही है, तो भैया पहले से ही उसकी एनर्जी कम है तो कम एनर्जी डिफरेंस हो पाएगा ना, तो पहले ही ज्यादा रखो, तो ये चीज क्लियर हो गई है। चलो इसके क्वेश्चन एक बार करके बताना आप, किसकी में ज्यादा होगी, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान रखना स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एग्जांपल नंबर 1, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लगाना है, तुम ध्यान रखना,
ऑर्डर ऑफ HOH। यहाँ पर हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, सिर्फ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं। हाँ भाई बताओ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या है? ए और बी में दोनों में से कुछ की ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? दोनों में बराबर ही है कुछ, किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है? ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है। E1 E2 मत बताओ, ए और बी में बताओ। ए और बी में, ए और बी दे रखा है, ए और बी के रेस्पेक्ट में बताइए। यहां से लिखना चालू कर दिए होमवर्क, ये दूसरा होमवर्क। किसमें ज्यादा होगी बेटा? इवन ए में ज्यादा होगी, इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है सिर्फ, और यहाँ पर ये एल्कीन है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब ये कहो कि एल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से लिखवाई थी, रेजोनेंस से क्यों नहीं हो सकती? अबे तो रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस से भी हो सकती है, उसमें क्या मतलब है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन लिखा है ना। ज्यादातर हाइपर कॉन्जुगेशन से कंपेयर करते हैं जब कुछ फोन आ रहा हो, रेजोनेंस से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, किसमें ज्यादा हो गया? ए वाले में ज्यादा हो गया बी वाले से। ये लगा दिया ऑर्डर भैया, ए इज ग्रेटर देन। दूसरा वाला होमवर्क है, होमवर्क टाप लो फटाफट से और एग्जांपल और लिख लो। थर्ड वाला भी होमवर्क है। ए, ये बी और ये सी। दिमाग में रखना, पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लेना, उसके बाद हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिख लेना। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लेना, फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिख लेना, तभी कर पाओगे कुछ, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम बुरा नहीं बजेगा तुमसे। लिख लिए तीनों एग्जाम्पल? जल्दी बताओ, तीनों एग्जाम्पल लिख लिए तो एक और एग्जाम्पल देना है जो कि थोड़ा सा अच्छा है, जिसको कि अपन करा सकते हैं। लिख लिए तीनों एग्जाम्पल? आगे बढ़ो। अरे भाई लिख लिए, तीनों एग्जाम्पल लिख लिए इसमें से? डन है ना? ठीक है, देखो हाँ मेरी बात समझना। हाँ मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 एक और है होमवर्क में, इसको मैं ऑलरेडी खुद बता भी रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। पॉइंट है कि आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, और समझिएगा क्या दे रखा है। आपको एनर्जी यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दे रखी है, ग्राफ बनाया है, और दैट इज आइसोमेरिक ब्यूटीन के बीच में बनाया है। आइसोमेरिक ब्यूटीन है ये, आप देखिएगा कितने आइसोमर बन सकते हो, ब्यूटीन है। ठीक है, समझ लीजिएगा। जो कि ग्राफ का ऑर्डर दे रखा है, किस तरीके से आपको ग्राफिकल दे रखा है। ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। ठीक है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। दैट इज पी, दैट इज क्यू, दैट इज आर और दैट इज एस। ठीक है, ये आपको दे रखी है, पी क्यू आर एस, जो भी आपको एल्कीन दे रखी है, पी क्यू आर एस के फॉर्म में दे रखी है। आपको मुझे बताना है कि पी कौन सी है, क्यू कौन सी है, आर कौन सी है और एस कौन सी है। आपको एल्कीन निकाल के लानी है। दिस एल्कीन इज सर दिस वन, and Q is this one, R is this one, S is this one। आइसोमेरिक ब्यूटीन मतलब कि ब्यूटीन के आइसोमर्स दे रखे हैं, जितने भी हो मैंने इनको ग्राफ पे बताया है, और इस तरीके से आपको निकाल के आना है। ठीक है, कि आपका सर P वाला ये है, Q वाला ये है, R वाला ये है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। कर लोगे? कर लोगे ना? P Q R S एल्कीन है, और ये आपको एल्कीन मुझे बतानी है। देख लीजिए कितना लल्लू सा क्वेश्चन बना के दिया, कितना लल्लू क्वेश्चन। तुरंत ग्राफ बनाओ, काम ही खत्म, बाहर में जाए दुनिया। सही है, समझ में आ गया ये पॉइंट? हाँ भाई, अब आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नोट कर लिया है? पी क्यू आर एस
आराम से दे रखा है, कहो तो शेड कर लो इसमें ऐसे ऐसे करके शेड होती है ना, ग्राफ पे शेड होती है ना ऐसे ऐसे मजेदार सी, कि कर लो, पता तो चलेगा ना ये डंडे नहीं है, ये ग्राफ है, ग्राफ का प्लॉट है, ऐसे नोट कर लिया, नोट हो गया ना। चलो आगे बात करो, हीट ऑफ कंबशन नेक्स्ट और है, हीट ऑफ कंबशन। सारी हीटें यहीं पे ही हैं, ये सब हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सब अपने आप में ही बढ़िया है। हीट ऑफ कंबशन, कंबशन के लिए क्या होता है, मतलब ये किसी को भी एनर्जी, एक मोल हाइड्रोकार्बन को आग लगाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो होता है हीट ऑफ कंबशन। इसमें भी एनर्जी निकलती है, ऑब्वियस सी बात है, किसी को आग लगाओगे तो एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी। तो इसमें लिखिएगा इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of compound react with oxygen। एक मोल कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा वो कहलाता है उसका हीट ऑफ कंबशन। जैसे कि आपने सुना है CXHY, हाइड्रोकार्बन ज्यादातर इसी तरीके के दिखते हैं, प्लस O2 से इसको रिएक्ट करा दीजिए तो बनता है आपका CO2 प्लस H2O बनता ही है। लेकिन अगर इसको बैलेंस करते हैं तो मुझे याद नहीं है, ये X होगा, यहाँ पे Y/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा X प्लस Y/2, नहीं Y/4, ये हो जाएगा। ये बैलेंस करके आता है, अरे सही है कि नहीं? एक मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बैलेंस करके कुछ निकालोगे तो इस तरीके से बन के आता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा होगा ना तो मैं तब बैलेंस कर लूंगा, बाद में बैलेंस करने की मुझे जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है बाद में बैलेंस करने की जरूरत, ठीक है। हाँ भाई, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाती है हीट ऑफ कंबशन। अब इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं है, अब सिंपल सी बात है, जितना एक्स रिलीज होगा उतना ही अमाउंट में एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी ना, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना ही ज्यादा अमाउंट में रिलीज एनर्जी होगी। हीट ऑफ कंबशन, फिर से लिख रहा हूँ, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सबसे पहले चेक करेंगे वे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, 5 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन वाली ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगी। X ऑफ CO2 5 लिखा जाएगा, 3 वाले में 3 ऑफ CO2 लिखा जाएगा, तो इसका स्टेबिलिटी का पार्ट नहीं आना है कुछ भी, पहले तो सीधा ऑर्डर में ही आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर एल्कीन दे रखा होगा तो फिर से मैंने वही लिख दिया हूँ, 1 स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। रीजन एग्जैक्टली सेम है, ऊपर टाइप वाला ग्राफ है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन के प्रोपोर्शनल, और 1 नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन, सही है। नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन के लिए लगा सकते हो। ये पॉइंट इसमें कवर हो गया भाई। एक लास्ट पॉइंट और है, ये हीट ऑफ कंबशन का पार्ट कंप्लीट है भाई, सिर्फ बताना ही है, डेफिनेशन दे दी है। हीट ऑफ कंबशन में नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, ये बात बता दी है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे कैसे डिपेंड करता है वो सब ऊपर देख लिया है, सब ऊपर से कनेक्ट कर सकते हो, उससे कोई भी रिलेट करने का काम और है नहीं, अलग रिलेट करने का कुछ नहीं। क्लियर है बच्चा? ये हीट ऑफ कंबशन हो गया, नोट कर लिया है, आ गया है। नेक्स्ट है आपके पास रेजोनेंस एनर्जी। देखो नेक्स्ट रेजोनेंस एनर्जी, ऐसा नहीं है ना कि भैया रेजोनेंस एनर्जी कहां से है। रेजोनेंस एनर्जी ऑब्वियस ही बात है, मैं हमेशा या फिर आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपने ये देखा कि रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, यही तो है ना पॉइंट। रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ कैसे रही? क्योंकि कुछ उस मॉलिक्यूल ने जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसने क्या किया होगा, उसने अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं डिक्रीज की हो, तभी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ी है। अरे यही हुआ होगा ना। स्टेबिलिटी बढ़ने का रीजन क्या हो सकता है कि भैया उसने अपनी एनर्जी कहाँ किया है, रिलीज कर दिया, पहले ही रिलीज करता चला गया, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी।
वो रेजोनेंस एनर्जी के टर्म में आ जाएगा, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने रिलीज किया है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी ना, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, मैं इसमें डेफिनेशन कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। ये कैलकुलेट की जाती है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजनेशन। मैं ये भी लिखवा दे रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यार ऐसे लिख दे रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये कैलकुलेट की जाती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के टर्म्स, मतलब उसके ही तरीके से ही कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि क्या, मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक दे रखा है आपको मोल, ठीक है, प्लस H2 दे रखा है। ये कन्वर्ट हुआ आपका किसमें, इसमें, प्लस ये क्या हो गया, ये E1 हो गया, है कि नहीं, E1 हो गया। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। रेजोनेंस एनर्जी हमेशा इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट की जाती है। ये E1 होगा। क्लियर है बेटा? 3 मोल के लिए इतना, मतलब सॉरी 1 मोल के लिए इतना होगा, 1 पाई बॉन्ड के लिए। ये ए एग्जांपल हो गया, बी एग्जांपल इसी में एग्जांपल के फॉर्म में दूसरा इसी का ही पार्ट है। मान के चलो दूसरा ले लिया आपने जिसमें कि 3 पाई बॉन्ड है, बेंजीन ले लिया, सिंपल सी बात, बेंजीन लिया है। कितने मोल लग जाएंगे इसमें हाइड्रोजन के, कितने मोल लग जाएंगे इसमें हाइड्रोजन के बेटा? बोलो 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 भाई, कोई कुछ बताएगा, कितने मोल लग जाएंगे इसमें हाइड्रोजन के? अगर इसमें H2 से रिएक्शन कराऊंगा तो कितने मोल लग जाएंगे इसको सीधा इसमें बनाने के लिए? 3 मोल लग जाएंगे। आप अभी नोट मत करिएगा, आप अभी सुनते चलिए, ठीक है, बढ़िया तरीके से सुनिए। प्लस ये क्या होगा, E2 हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी E2 हो जाएगा। सही है? अगर ये तीनों पाई बॉन्ड इंडिविजुअली होते, अलग अलग होते, सुनना मेरी बात को, ये तीनों पाई बॉन्ड इंडिविजुअली अलग अलग होते तो ऑब्वियस सी बात है, तो मैं तीनों का अमाउंट जोड़ता, मतलब इसको जो अमाउंट जोड़ता ना, दैट इज इक्वल्स टू 3 E1 आता कि नहीं, ये बताओ पहले मुझे। E2 इक्वल्स टू 3 E1 आता कि नहीं? अगर ये तीनों इंडिविजुअली अलग अलग होते तो मैं कहता कि 3 मोल का अमाउंट किसके बराबर होगा, तीनों की एनर्जी को जोड़ दो भैया, तो एक पहली वाली को एनर्जी को मतलब 3 टाइम्स कर दो तब भी वही आएगा। अरे है कि नहीं, सोचो समझो, बोलो समझाओ भाई, यही चीज है। अगर मैं तीनों को अलग अलग सेपरेट करके जोड़ूं तो वो बराबर आनी चाहिए थी 3 के, मतलब इसको 3 टाइम्स कर दो तो ये इसके बराबर आती। लेकिन जो ऑब्जर्व हो रहा है वो समझना, जो ऑब्जर्व हो रही है वो एनर्जी इससे कम है, मतलब ये जो एनर्जी है वो 3E1 से कम है। ये जो एनर्जी है वो 3E1 से कम आ रही है कि नहीं? ये जो एनर्जी है वो 3E1 से कम आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले से ही कुछ एनर्जी रिलीज हो चुकी है। सोच लीजिए आप कि जो बीच के अमाउंट की एनर्जी है वो रिलीज ऑलरेडी हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3E1 माइनस का E2, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होती है, रेजोनेंस एनर्जी इज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही निकालते हैं। तो ये रेजोनेंस एनर्जी इसके बिहाफ पर आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया बच्चा? पहले ये बताइए, क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है? सर ये 3E जो है वो ज्यादा क्यों हुआ, वो नहीं समझ आया। अच्छा मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। 3E, देखो एक बात बताओ एक बात बताओ, पहले मैं एक बॉन्ड को निकाल लेता हूँ इससे, मैं अलग से लिख रहा हूँ, बिल्कुल सेपरेट करके लिख रहा हूँ, आप उसको लिखिएगा मत कुछ भी। मैंने इसका एक पाई बॉन्ड उड़ा दिया तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ निकला। मैंने फिर से और आगे बढ़ाया, मैंने एक पाई बॉन्ड रखा तो फिर से एक और अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला, ये E2 ले ले, ये ए ले ले, बी ले ले, सही रहेगा। फिर से उड़ाया तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला, दैट इज कॉल्ड EC हो गया, ठीक है। ये सर। ठीक है, हाँ जी। अब एक बात बताना,
इन तीनों को जोड़ के आ रहा है, वो आ रहा है तुम्हारा E2, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इन तीनों को जोड़ के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड E2। मतलब बोलो। EA, EB और EC को जोड़ के हाँ। E2 आ रहा है। बिल्कुल, तीनों को जोड़ के E2 आ रहा है। ओके। अच्छा एक बात बताओ, इसने कितने बॉन्ड रिड्यूस किए हैं? कितने बॉन्ड रिड्यूस किए हैं? आप बताओ ना, कितने बॉन्ड गायब किए हैं? 3 गायब किए हैं कि नहीं? 3 गायब करे हैं। हाँ हाँ, तो जी। एनर्जी, और इस यहाँ ऊपर वाले में कितने बॉन्ड गायब किए हैं? बोलो एक बोलो बोलो। ही एक किया बॉन्ड। है। हाँ, तो एक गायब किया है, मतलब मैं बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स के हिसाब से बता रहे हैं। अगर एक बॉन्ड गायब किया है तो एनर्जी आ रही है E1। अगर 3 बॉन्ड होते हैं इसमें, 3 बॉन्ड के तरीके से गायब करता है, ऐसे ही 3 बॉन्ड होते तो कितनी एनर्जी आनी चाहिए थी? साइक्लिक में ही, साइक्लिक में ऐसे ही 3 बॉन्ड होने चाहिए थे, तो वो कितनी एनर्जी आनी चाहिए थी? 3E1 आनी चाहिए थी कि नहीं? हाँ जी। तो 3E1 3 आनी चाहिए थी, लेकिन एनर्जी तो आ नहीं रही है। क्या आ रही है? E2 आ रही है। ऑब्जर्व तो ये हो रहा है, समझ में आया? ऑब्जर्व तो ये हो रही है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है वो क्या है? कम आ रही है, तो ऑब्जर्व हो रही है ना पहले से ही। समझ में आई बेटा? हाँ जी। इस ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने क्या कहा कि भैया ऑब्जर्व ये हो रही है, इसका मतलब स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ पहले से ही क्या था, चेंजेस हुए हैं। मतलब स्ट्रक्चर पहले से ही कुछ डिफरेंट है, कुछ घपला हुआ है। तो मैंने स्ट्रक्चर की तरफ देखा, मेरे को दिखा कि ये तो यार बेंजीन रेजोनेंस करा रहे हैं अपने अपने एक दूसरे में, ये तो पहले से ही एनर्जी रिलीज करके बैठे हुए हैं कहीं, है और कि नहीं? इसीलिए E2 कम आ रही है। इसीलिए वो E2 कम आ रही है। और ठीक जो है। E2 आ गई है, लेकिन आ तो गई है ना, ये तो नहीं है कि कहीं चली गई, आ तो गई है, हमने उसको चेक कर लिया। और मैथमेटिक्स के हिसाब से हमने ये सिंपल वाले से E1 से हमने ये निकाल लिया कि हाँ भाई, इससे तुम्हारे 3 के हिसाब से ये 3 इतना आना चाहिए था नॉर्मली, है कि नहीं? 3 पाइप होना है इस तरीके से, 3 इतना आना चाहिए था। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो कम हो रहा है, वो पहले से रिलीज कर चुका है। हाँ जी। रिलीज कर चुका है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है, ये रिलीज एनर्जी है, इतनी रिलीज एनर्जी, एनर्जी, ओके, इतनी ये रिलीज रिलीज करी है। एनर्जी है, ओके। खुद में रिलीज है। पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वो रेजोनेंस एनर्जी वो खुद कह रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि मैं रेजोनेंस एनर्जी हूँ, तो मुझे साइन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू बताइए। रेजोनेंस एनर्जी है, रिलीज एनर्जी हमेशा नेगेटिव में लिखी जाती है, लेकिन उस मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो साइन का भूखा नहीं है, क्योंकि वो खुद से बोल रहा है मैं रेजोनेंस एनर्जी। अगर मैं तुमसे बोलूं कि हीट ऑफ कंबशन है 50 किलो जूल, तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच है माइनस का 50 किलो जूल, डेल्टा एच है माइनस का 50 किलो जूल, लेकिन हीट ऑफ कंबशन 50 ही रहेगी। क्यों? उसमें साइन का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही बता रहा है यार हीट ऑफ कंबशन हूं मैं। अगर तो मुझे डेल्टा एच के टर्म में लिखना चाहते हो तब वो माइनस प्लस लिखूं, लेकिन अगर मैं ऑलरेडी नाम बोल रहा हूँ तो मुझे प्लस माइनस बताने की क्यों जरूरत है? समझ में आ गई ये बात? ठीक है सर। तो ये इस तरीके से हो गया। इस नीचे वाले पार्ट को कटा देता हूँ, इसकी जरूरत है नहीं, बकवास ही वहीं से दिख जाता है, तीनों का अमाउंट ऑफ एनर्जी का ऐड है वो, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट आपका कवर अप हो गया है, और इसमें थोड़े से कुछ पॉइंट्स है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट है बल्कि, वो लिख लो। जैसे कि पहला इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव मोर स्टेबिलिटी, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी होगी, तो रेजोनेंस एनर्जी देन अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बेटर रेजोनेंस, यानी कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेटर रेजोनेंस अगर कराओगे आप, बेटर रेजोनेंस, इसका मतलब समझ में नहीं आता है लोगों को, तो मोर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल देता हूं मैं, जिस पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें बेटर रेजोनेंस होगा। बेटर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस एनर्जी। तो बेटर का मतलब कैसे आता है, तो भैया वो बटर लगा देते हैं। एक एग्जांपल लिख देता हूं, देखिए आपसे पूछा जाए इसमें और इसमें किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रिलीज कर पाएगा वो, दोनों के केस में किसमें ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज कर पाएगा वो, तो किसमें रिलीज कर पाएगा बेटा? बी वाले केस में। बी वाले केस में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, है कि नहीं? रीजन नहीं, यहाँ पर ये लोन पेयर है, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। आप कहोगे पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, वहां भी,
लेकिन ये सोचो कि ये पाई बॉन्ड को होल्ड करने वाले 2 लोग हैं, इन 2 का हिस्सेदारी है इसमें, मतलब 2 के न्यूक्लियस से लगा हुआ है फोर्स, 2 न्यूक्लियस उसको होल्ड किए हुए थे। यहाँ बेचारा ऑक्सीजन ही पकड़ा हुआ था, तो होल्डिंग टेंडेंसी कम है, इलेक्ट्रॉन की होल्डिंग टेंडेंसी कम है, तो जल्दी दे सकता है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से प्रोवाइड, बेटर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस एनर्जी। समझ में आया? वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, कहीं भी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो एक लल्लू एग्जांपल लिखवा दिया जा रहा है, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, और इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एग्जांपल आपको रट जाना चाहिए अब तक तो। हाँ, किसमें ज्यादा हो जाएगी? अब इसको तो बोल सकते हो, आखिरी एग्जांपल है ये भी, बस लास्ट एग्जांपल है। किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी भाई? ए वाले में ज्यादा हो जाएगी, याद है मैं, क्यों? क्योंकि इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ये इधर ये ऊपर, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ भाई साहब, आप लोगों का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो कि नहीं बताए हैं अभी, वो एक्चुअली मैं रिएक्शन के मैकेनिज्म में ही बताता हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करता हूँ तभी बताता हूँ। तो ये जीओसी कंप्लीट है। आप क्वेश्चंस कर लीजिए, जितने क्वेश्चंस करना चाहे कर लीजिए। कल मैं आपका डिस्कशन करूंगा, रिमेंबर कल मैं डिस्कशन करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो आप वो करके बैठिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी मतलब लेवल 1 तो पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर ही लेंगे अपन, और इसको भी डिस्कस कर दूंगा, जो भी इसमें मैंने एग्जांपल्स दिए वो भी डिस्कस करूंगा, तो वो भी करके बैठिएगा। ठीक है, ये कंप्लीट है। एक और टॉपिक होता है छोटा सा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी उसकी जरूरत नहीं है, पॉइंट इसके मैं उसको कराऊंगा, आखिरी में जाके करा दूंगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी उसकी जरूरत नहीं है स्टिल, इस वजह से भी मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास से ऑर्गेनिक जब भी स्टार्ट होगा ना, तो भैया समझ के चलोगे 12th वाला पार्ट ही स्टार्ट हो गया है। यही है 11th में, इतना ही था तुम्हारे लिए, तो है तो भी बहुत कुछ, लेकिन अब इतना ही है। ढंग से पढ़ लीजिएगा रेजोनेंस एनर्जी को, हाइपर मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, तीनों इफेक्ट को, और तीन सारी एनर्जीज को, जिसमें कि 3 एग्जांपल्स, 3 रिएक्शन बहुत जरूरी है। सोडियम मेटल से, मतलब मेटल से रिएक्शन, NaHCO3 से, और इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग, ये तीनों पॉइंट और 3 एनर्जी। देखो मैंने वही चीज पढ़ाई है, 3 पॉइंट है, 3 एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कंबशन और रेजोनेंस एनर्जी, 3 पॉइंट पढ़ाए हैं। मेटल से रिएक्शन, एक्टिव मेटल से रिएक्शन, और NaHCO3 से रिएक्शन, बाइकार्बोनेट से रिएक्शन, और लास्ट है आपका इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन। बस वो 3 पॉइंट है, तो दिमाग में रखोगे क्या क्या चीजें हुई हैं तो आसानी रहेगी। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।